हेलो एवरीवन, अभी हम सेक्शन 45A को देख लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में। सेक्शन 45 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तभी क्लियर होगा। अदरवाइज आप एक ही चीज़ को बार बार सुनेंगे तो भी वो ठीक रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट में मदद मिलेगी। तो सेक्शन 45A को देख लेते हैं। सेक्शन 45A बात किस चीज़ की करता है? बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। इट मीन्स अभी जो हम बात कर रहे थे धारा 45 से 51 तक की, वो क्या बात कर रहे थे? थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। इट मीन्स केस में थर्ड पर्सन की ओपिनियन की बात की थी। वैसे तो देखो जनरल रूल ये है कि कोर्ट को किसी की भी ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सेक्शन 45 में। लेकिन अगर एक दूसरी बात कही जाए तो ये है कि अब कई बार कई केसेस में ओपिनियन लेनी भी पड़ती है। अब ये जो सेक्शन 45A किस चीज़ की ओपिनियन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस से रिलेटेड ओपिनियन की। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अदरवाइज मैं आपको रफली समझा देती हूँ कि बहुत बार आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सुना होगा या पढ़ा होगा। LLB में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से निकला है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वैसे तो सबको पता ही है ना, कि किसे कहते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, आपका टीवी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा फिर? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मतलब ये होता है कि उस चीज को जनरेट किया जा रहा हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 2 का 1 का T, ठीक है ना, आप देखेंगे अगर उसमें। अदरवाइज मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मतलब ये है कि जैसे डाटा और रिकॉर्ड जो कि आपने जनरेट किया है। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि SMS हो गया आपका, ईमेल हो गया आपका, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, जिसको कि आपने क्या किया? जनरेट किया है, तो वो किस में आ जाएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगा वो। आप इसको ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में 3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने डाटा बताया है, दूसरा मैंने इमेज बताया, और तीसरा है साउंड। इमेज में आपका फोटो आ गया और वीडियो, ठीक है, फोटो वीडियो आपकी आ जाएगी इमेज में। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करें, जिसको कि आपने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक यानी माइक्रोफोन से या किसी तरह माइक्रोफिल्म से क्या किया आपने? उसको जनरेट किया है, कंप्यूटर जनरेटेड है। तो पहला डाटा, दूसरा इमेज में फोटो और वीडियो, और साउंड की अगर मैं बात करूं तो साउंड भी आपका किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आएगा। जैसे टेप रिकॉर्डेड वर्जन हो गया आपका, कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज है तो आप इसको क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें ना आपको समझने की चीज एक और ये है कि चाहे वो रिसीव्ड हो या वो सेंट हो, आपकी तरफ से भेजा गया हो या आपको प्राप्त हो, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही होगा और उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कोर्ट में आपको इस चीज को बहुत अच्छे से सही तरीके से साबित करना पड़ेगा। सपोज आपको देखिए, आपको साइंस के अकॉर्डिंग, है ना, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हमें कहीं से पेमेंट करनी है, कुछ करना है, अगर इससे रिलेटेड कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं? इन्हीं चीज़ों को बताते हैं ना। जैसे हम रेफरेंस देते हैं डेबिट कार्ड का, ATM, है ना, मोबाइल हो गया आपका, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप। अगर आपका कोई, आजकल तो वैसे भी सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से ईमेल पे हुआ है, ठीक है, आपने ईमेल को क्या किया? ट्रांसमिट किया है, ठीक है। अदरवाइज वो स्टोर है आपके फोन में और आपके लैपटॉप में, तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका धारा 45 यानी सेक्शन 45A आपको बताता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सेक्शन में लिखा है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश में लिखा है, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जहां पर बात की जा रही है तो इसमें किसकी राय रेलेवेंट होगी, किसकी, एग्जामिनर की, जो उसका परीक्षक करता है, ठीक है ना। कौन बताएगा कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है या ये जो फोटो है या फिर ये जो एसएमएस है ये क्या है, ये सही है या नहीं सही है। तो इस सेक्शन में ये बता रहा है हमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अगर उसके एग्जामिनर की कोई भी ओपिनियन होगी तो वो रेलिवेंट होगी। व्हेन in a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmit or stored, मैंने आपको बताया ना, चाहे वो ट्रांसमिट है या फिर वो स्टोर है इन एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। क्लियर ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर of electronic evidence referred in section 79A of Information Technology Act 2000 is a relevant fact. In one word, हिंदी में देख लेते हैं। जब किसी कार्यवाही में यानी जब किसी केस में कोर्ट को किसी भी बात पे अपनी कोई ओपिनियन बनानी है, अपनी कोई राय बनानी है जो किसी पारेषित सूचना आप समझ गए ना, कि जो किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या किसी कंप्यूटर रिसोर्सेज में भरी हुई है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे आपका वो होता है ना पेन ड्राइव होता है, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज में भरी हुई है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 की सेक्शन 79 के अंदर जो एविडेंस, उसको जो भी एविडेंस आप दे रहे हैं उसका जो एग्जामिनर होगा, साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य यानी कि जो उसको एग्जामिन करेगा वो क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट है और इसको क्या है, रेलिवेंट माना गया है अंडर सेक्शन 45A। ठीक है, इतनी बात इसमें क्लियर हो गई। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हमने 3 से 4 बातों पे डिस्कस किया था, फिंगरप्रिंट और व्हाटएवर जो 3-4 बातें आपको बताई थी। तो इसमें सिर्फ आपको ना, देखो मैं आपको बता रही हूँ, धारा 45 से 51 तक आप अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इनको 1 वर्ड में आप लिख ले। 1 वर्ड में मैं आपको दिखा दूंगी जैसे ही एविडेंस खत्म होगा आपका, और इसमें जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो भी हम साथ साथ चलेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ना छोड़ूं जिसमें कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। इट मीन्स जो भी एग्जामिनर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसको क्या माना है, सेक्शन 45A के अंदर एक्सपर्ट माना गया है। इसमें केवल इतना ही है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। और ये लेकिन इंसर्टेड, ये मैंने आपको बता दी ना, इंसर्टेड है। सेक्शन 45A इंसर्टेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये आपकी डेट कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, या ये कहें कि इसके थ्रू जो चीजें एविडेंस में इंक्लूड की गई हैं उन सारी चीजों की अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चीज को आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, सेक्शन आपका है 46। अब 46 सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 46 ये कह रहा है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि विशेषज्ञों की जो रायों से जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो रेलिवेंट होंगे या वैसे तो इसमें कहा नहीं होंगे, लेकिन वो रेलिवेंट कब होंगे, अगर वो किसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं या उस बात को इनकंसिस्टेंट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर आपकी बात किसी केस से, या आपकी बात, जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझो, मैं आपसे बात करती हूँ किसी केस रिलेटेड, तो मैं तभी तो आपसे बात करूंगी ना जब आपकी बात मुझे ठीक लगेगी, ठीक है ना। जब आपकी बात मुझे ठीक नहीं लगी तो मैं आपकी बात सुनूंगी क्यों, या तो सपोर्ट करते हो आप मेरी बात को, तब तो कुछ फायदा है। तो चलिए सेक्शन को देख लेते हैं। सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 46 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। इट मीन्स फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, ठीक है, वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। कब है रेलिवेंट, इफ दे सपोर्ट or are inconsistent with the opinion of expert when such opinions are relevant. It means वे तथ्य जो
वैसे तो अन्यथा तो सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा ना इस सेक्शन के अंदर बात नहीं कही गई, कि आगे हम पढ़ते आ रहे थे कि कही गई। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो इसमें 2-3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो शेल और मे का ध्यान रखना है, और जहां पर डिफरेंस है, जहां पर प्रोविजो है और जहां पे बात को काट रहा है, उस चीज को आप ज्यादा ध्यान रखें। सीधा सीधा लॉ पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि एलएलबी का एग्जाम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। जो भी क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे नहीं आते, मोस्टली आते हैं इनकरेक्ट। ठीक है ना, जो गलत है उसमें सही बताओ क्या है। तो आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको कहा धारा 46 के अंदर तो कहा गया है कि जो आपके एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन रेलिवेंट है कब? जब वो, आप ध्यान से सुन लें, कब है रेलिवेंट? सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हों। ठीक है, यानी कि उनकी जो बात है उसका क्या है, सपोर्ट करते हो या उनसे इनकंसिस्टेंट हो, जबकि ऐसी राय सुसंगत हो। ठीक है ना, तब होगा, तब इसको क्या माना गया? रेलिवेंट माना गया है। ये वो फैक्ट हैं जो आपके एक्सपर्ट्स से रिलेटेड हैं, तभी आपके एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को रेलिवेंट माना गया। अगर आपसे पूछ ले कि क्या फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, तो आप क्या बताएंगे? आप ये 2 वर्ड ध्यान रखें, सपोर्ट और इनकंसिस्टेंस, अदरवाइज सेक्शन 46। ठीक है, सेक्शन 46 में 2 चीजों को ध्यान रखें तो वो आपको ध्यान रहेगा। प्री में ये पूछता है, आपके मेंस में उतना नहीं आया, मेंस में आपका सेक्शन 45 का ही आता है, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, और भी अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन में इसमें कुछ खास नहीं है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सपर्ट विटनेस एंड ऑर्डिनरी विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस किसको हम कह रहे हैं? उसी को कह रहे हैं जिसे हमने क्या कहा है, विशेषज्ञ कहा है। ठीक है ना, उसको विशेषज्ञ, हिंदी में बोलूं तो विशेषज्ञ साक्षी भी कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एन ऑर्डिनरी विटनेस गिव्स द एविडेंस ऑन फैक्ट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाइल एन एक्सपर्ट विटनेस मे गिव हिज ओपिनियन ऑन अदर फैक्ट्स टू। इट मीन्स जो आपका साधारण विटनेस यानी ऑर्डिनरी विटनेस है वो तो एविडेंस देता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऑर्डिनरी विटनेस है वो तो एविडेंस देता है कि वास्तव में हुआ क्या था, और जो एक्सपर्ट विटनेस है वो क्या करता है, वो फैक्ट पे अपनी ओपिनियन दे सकता है। ठीक है ना, उसने जो देखा वो नहीं, जो केस के फैक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग वो ओपिनियन देगा उसका। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें दूसरा पॉइंट ये है, एन ऑर्डिनरी विटनेस कैन नॉट गिव डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स व्हाइल द एक्सपर्ट विटनेस कैन डू सो। इट मीन्स जो ऑर्डिनरी विटनेस है वो किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं बता सकता, जबकि जो एक्सपर्ट विटनेस है वो ऐसा कर सकता है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था ना, फॉरेंसिक वाला, वो एक्सपेरिमेंट ही तो हो गया ना, वो देखते हैं चीजों को कर करके। तीसरा इसमें है, ऑर्डिनरी विटनेस कैन नॉट रिफ्रेश द मेमोरी बाय रेफरिंग बुक्स व्हाइल द एक्सपर्ट विटनेस कैन डू द सेम। जो ऑर्डिनरी विटनेस है वो बुक्स को देख के अपनी जो स्मृति है वो ताज़ी नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट विटनेस है वो ऐसा कर सकता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है, ऑर्डिनरी विटनेस कैन नॉट साइट द फैक्ट्स ऑफ एनालॉजिस केस विद द अंडर डिस्कवरी व्हाइल द एक्सपर्ट विटनेस कैन गिव इट। इट मीन्स ऑर्डिनरी विटनेस और जो भी चीजें होती हैं, जो जिसको अगर मैं हिंदी में बोलूं बेरिक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो कि उससे सम हो रही है यानी समता युक्त मामलों के तथ्यों का हवाला नहीं दे सकता, कि उससे जो भी क्या हो रहे हैं उससे रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, जो खोज के अंतर्गत हैं, जबकि जो आपका एक्सपर्ट विटनेस है वो इस चीज का एविडेंस दे सकता है। एंड लास्ट, तो ऑर्डिनरी विटनेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 47, 48, 49, 50 एंड 51
while the expert witness has been mentioned in section 45 and 46। कहने का मतलब ये है, जो साधारण साक्षी जो भी कुछ बात बता रहा है वो धारा 47, 48, 49, 50, 51 के अंदर बता रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट की बात की गई है वो 45 और 46 में ही की गई है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन रखें या याद कर लें या 4-5 बार सुन लें। आप एक चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि रिवीजन इज मस्ट इन दिस एग्जाम, अदरवाइज आप चीज़ों को जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाएंगे आपका बाकी का फिर पीछे का छूटता जाएगा, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने सेक्शन आपको 45, 46 बताया, आगे अब दूसरा 47 और 48 और 49 को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं छोटा छोटा इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए, समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।